हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये व्यतिकरण होता क्या है, चलिए इसको बेसिक से समझते हैं कि व्यतिकरण क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए व्यतिकरण का मतलब यह है कि जैसे मान लो एक ही, ठीक है, एक ही माध्यम में एक ही आवृत्ति की, ठीक है, दो तरंगे एक साथ, दो प्रगामी तरंगे एक साथ संचरित होती हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में संचरित होती हैं। तो इनके अध्यारोपण से यानी कि इनके मिलने से, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, माध्यम के, ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अलग अलग, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये एक हमारी तरंग है, ठीक है, और ये दूसरी तरंग है, ये भी जो है इसी माध्यम में, इसकी भी आवृत्ति सेम है, इसकी भी आवृत्ति सेम है, यानी कि दोनों को जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। ठीक है, ये अलग अलग दो तरंगे, मान लेते हैं ये तरंग हमारा y1 इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई है, और दूसरा आपका y2 इक्वल टू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मान लेते हैं हमारी क्या है, दूसरी तरंग है। अब ये दोनों तरंगे जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती हैं, तो जब इनका परिणामी होता है, यानी कि ये जब आपस में मिलती हैं, तो उसके फल स्वरूप क्या हो जाता है, माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर, ठीक है, माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान इन तरंगों के, यानी कि उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं से क्या होता, भिन्न होता है। क्या होता है, माध्यम में जो परिणामी तरंग हमको मिली है, ये देखिए परिणामी तरंग है, ये दोनों क्या है, एक ही माध्यम में एक दिशा में एक साथ संचरित होंगी, ठीक है, लेकिन इनका ये जो है, ये तरंग हमारी क्या y1 है, ये y2 है, यानी पहली तरंग, ये दूसरी तरंग। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि जब इनका अध्यारोपण होता है, ठीक है, अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर इनकी जो तीव्रता है, इनके पहले तरंग की तीव्रताओं के क्या है, तीव्रताओं से अलग है, भिन्न भिन्न है। और यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, माध्यम के किसी बिंदु पर तीव्रता का मान मैक्सिमम, तो किसी बिंदु पर तीव्रता का मान न्यूनतम, फिर किसी बिंदु पर तीव्रता का मान मैक्सिमम, और फिर किसी बिंदु पर तीव्रता का मान न्यूनतम। ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। सबको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से समझिए कि जैसे मान लीजिए एक ही माध्यम में, ठीक है, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ संचरित होती हैं, ठीक है, ये हमने दिखा दिया, दो तरंगे एक साथ क्या हुई, संचरित हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, दो तरंगे जो हैं एक साथ संचरित हो गई। अब हुआ क्या कि इन दोनों तरंगों का जब हमने क्या किया, अध्यारोपण किया, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि अगर किसी भी माध्यम में हमारी चाहे जितनी भी तरंगे चल रही हों, तो उनका अध्यारोपण क्या होता है, सीधे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, जितनी भी तरंगे हैं सबको सीधे सीधे क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। ये अध्यारोपण का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इनके अध्यारोपण के प्रिंसिपल से, यानी कि अध्यारोपण के सिद्धांत से माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान दोनों तरंगों के तीव्रताओं से क्या है, अलग है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये तीव्रता का जो लेवल है, यानी कि ये यहीं तक है, और ये जो है इसमें देख रहे हैं हम तीव्रता क्या है, थोड़ी मैक्सिमम है, यानी कि थोड़ी अधिकतम है। ठीक है, तो अलग अलग है। और माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम, तो किसी बिंदु पर न्यूनतम है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आई? चलिए डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये कहता है कि जब एक ही माध्यम में या आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, देखिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, ठीक है, दो तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से क्या होता है,
भिन्न होता है, ठीक है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। डेफिनेशन आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब चलिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में प्रूव कर लेते हैं। व्यतिकरण के प्रकार, तो अगर हम व्यतिकरण के प्रकार की बात करें, व्यतिकरण के प्रकार, ठीक है। तो व्यतिकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके टाइप की, ठीक है, तो ये हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। एक होता है संपोषी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण? संपोषी व्यतिकरण। और दूसरा होता है हमारा विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। अब संपोषी क्या चीज है, विनाशी क्या चीज है, इसको बारी बारी से समझते हैं। संपोषी का मतलब है, जैसे मान लो, ठीक है, आपके पिताजी ने कोई संपत्ति बनाई है और आप उसको थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको आप और बढ़ा दीजिए, यानी आप उनके साथ मिलकर उसको क्या करिए, और बढ़ा दीजिए। तो क्या कहते हैं? बेटा मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी कि एकदम ख्याल रखता है। और वहीं पे विनाशी, विनाशी में ज़्यादा सटीक बैठेगा, ठीक है। विनाशी में क्या है कि अगर मान लो आपके पिताजी ने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बनाई है और आप उसको क्या करो, उसमें जब आपकी मतलब मिल के बनाने की बारी आए तो आप मिल के उसको और आगे बढ़ाने के बजाय उसको क्या करो, खत्म करो, धीरे धीरे बर्बाद करो। तो यही बोलेंगे ना, एकदम नालायक, यानी कि एकदम विनाश करके रख दे रहा सब, ठीक है। तो यानी कि विनाशी व्यतिकरण में यह है कि जब दोनों तरंगे आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो उनकी परिणामी तीव्रता क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बढ़ने के बजाय क्या होती है? घट जाती है, यानी कि शून्य हो जाती है, ठीक है। परिणामी तीव्रता क्या हो? जब दो तरंगे एक ही आवृत्ति की एक साथ संचरित होती हैं, तो अगर उनका अध्यारोपण होता है, उनके अध्यारोपण के कारण अगर उनका परिणामी तीव्रता क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो उसे हम कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। और अगर उनका परिणामी तीव्रता, ठीक है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं से क्या है? ज्यादा है। दोनों तरंगों की तीव्रताओं से ज्यादा या परिणामी तीव्रता क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे क्या? संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो। चलिए अब संपोषी व्यतिकरण की घटना देख लीजिए। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है? कोई माध्यम है, इसमें ये हमारी पहली तरंग ऐसे संचरित हो रही है, ठीक है, पहली तरंग संचरित हुई। और यहीं पे देखिए, ये हमारी क्या है? दूसरी तरंग संचरित हुई। ये हमारी दूसरी तरंग है जो उसी माध्यम में संचरित हुई, ठीक है, ठीक है। ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग। लेकिन हुआ क्या कि इनका जो परिणामी है, रिजल्टेंट है, वो क्या हो गया? और मैक्सिमम हो गया। ये इनका रिजल्टेंट है, ठीक है, ये इनका क्या है बच्चों? रिजल्टेंट, यानी कि इनका परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता हम देख रहे हैं क्या हो गई? इसकी मैक्सिमम हो गई। ये हमारी क्या है? परिणामी तीव्रता है। क्या है? परिणामी तीव्रता, ठीक है। ये हमारी क्या है? पहली तरंग है, ये प्रथम तरंग, ठीक, और ये द्वितीय तरंग, ये प्रथम तरंग और ये द्वितीय तरंग। लेकिन इनका जब अध्यारोपण हुआ, यानी कि दोनों तरंगें एक साथ आपस में क्या हुई? कंबाइन हुई, मिली, तो उसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि इसका जो रिजल्टेंट है, यानी कि परिणामी तीव्रता है, ये क्या आ गया? और ज्यादा आ गया, यानी कि मैक्सिमम आ गया, ठीक है। तो जब परिणामी तीव्रता क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए, परिणामी तीव्रता अधिकतम हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण का एग्जांपल देखते हैं।
चलिए बात करते हैं विनाशी व्यतिकरण की। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला तरंग है, ठीक है, और वहीं पे ये हमारा क्या है, दूसरा तरंग है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पहली तरंग है, और ये हमारी क्या है, दूसरी तरंग है। लेकिन इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, परिणामी आ रहा है, ये इनका परिणामी यहाँ एलो बिंदु पर जाएगा, ठीक, ये इनका परिणामी, ठीक है, ये इनका क्या हुआ, परिणामी हुआ। तो परिणामी तरंग हमको क्या देखने को मिली, ये परिणामी है। लिख देते हैं कौन सा पहला कौन सा दूसरा है। प्रथम तरंग, ठीक, ये हो गई हमारी द्वितीय तरंग, ठीक है, और ये हो गया हमारा परिणामी, ठीक है। तो यहां भी आप देख सकते हैं परिणामी। अब यहाँ पे, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है कि ये दोनों तरंगे क्या है, ठीक है, एक ही माध्यम में क्या हुई, संचरित हुई। लेकिन जब इनका अध्यारोपण हुआ तो अध्यारोपण के फलस्वरूप इनका जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो परिणामी तीव्रता है, वो देख रहे हैं क्या, एकदम जीरो, शून्य है, ठीक है। परिणामी तीव्रता क्या हो गई, शून्य हो गई, यानी कि यहाँ परिणामी तीव्रता हमको क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, यानी कम से कम मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के व्यतिकरण को हम क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है, दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का जो व्यंजक होता है, यानी कि जो डेरिवेशन है, उसको हम लोग कैसे डेराइव करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। चलिए परिणामी तीव्रता का व्यंजक, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस डेरिवेशन पे आपको कम से कम दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और तुरंत अगर आप इस डेरिवेशन को समझोगे तो क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो परिगामी तरंगे एक साथ संचरित होती हैं, जिनके आयाम क्रमशः a1 व a2 हैं। इन तरंगों के किसी समय t पर या किसी क्षण, ठीक है, इनके विस्थापन समीकरण। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी परिगामी तरंग है तो उसके अगर हम विस्थापन समीकरण की बात करें तो तरंग का जो विस्थापन समीकरण y होता है, ये होता है a sin, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तरंग का क्या होता है, विस्थापन समीकरण होता है। बात समझ में आई। अब इसी तरंग के विस्थापन समीकरण को यूज करते हुए अब यहाँ पे दोनों तरंग, जहां पे ए क्या है, तरंग का आयाम है, ओमेगा जो है इसकी कोणीय आवृत्ति होती है। तो अगर पहले तरंग का आयाम a1 है तो पहली परिगामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण होगा y1 ये क्या हो जाएगा, a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे तरंग का विस्थापन समीकरण y2 a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, समीकरण नंबर 2, ठीक है। जहां पे ये जो इसमें +5 एक्स्ट्रा इसलिए किया गया क्योंकि फाइव जो है ये कलांतर, यानी कि किसी क्षण पहली तरंग दूसरे तरंग के सापेक्ष कितने कला आगे है, ये फाई वही दर्शा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें हम फाई नहीं ऐड करते तो सेम कला में दोनों हो जाते, ठीक है। और इसमें अब फाई ऐड करने से ये भी पॉसिबिलिटी है कि फाई बराबर अगर 0 आ गया तो यानी सेम कला में, फाई बराबर कुछ मान आता है तो यानी कि कला में जो है कुछ अंतर है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे फाई ऐड कर दिया गया। इतनी बात क्लियर है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्लियर है। अब देखो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों समीकरण एक ही दिशा में चल रही हैं। तो जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनका हम क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें क्या मिलेगा, देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, हाइपरपोजिशन क्या भाई इंग्लिश में इसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड हम वो भी क्लियर कर देते हैं क्या बोलते हैं इसको।
सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो परिणामी तरंग y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो y इक्वल टू y1 का मान a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे जो है ये चीज है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमको साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो दिख रहा है, लेकिन बाद में प्लस 5 लिखा हुआ है। तो यानी इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरे वाले को साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, जहां पे ए की जगह पे क्या कितना चीज लिखा हुआ है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए की जगह पे अगर हम देखें ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे भी है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 है, तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब हम ये फार्मूला करने वाले हैं यूज। ठीक है, तो इस फार्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। हमको मिलेगा y इक्वल टू, पहला तरंग क्या है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस दूसरे तरंग की बात करें a2, अब इसमें लगा दिया गया है फार्मूला, तो यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस 5, क्योंकि b की जगह पे हमारा क्या है 5 है, प्लस साइन 5 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों में, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कॉमन है, तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको a1, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा a2 और इसके साथ साथ में cos 5, तो मिल जाएगा ये a2 cos 5। ठीक है, a2 cos 5, ये चीज मिल गया, प्लस a2 इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा cos, यानी कि a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन 5। ठीक है, ये चीज मिला। इतनी बात क्लियर है, बोलो यहां तक समीकरण सभी का क्लियर है। अब एक बार फिर से हम समझा देंगे, जिसको भी नहीं समझ में आया होगा ध्यान से पहले देखते रहो। अब यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये y इक्वल टू हमको मिला a1 प्लस a2, यही मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम मान लेते हैं, माना a1 प्लस a2 cos 5 इक्वल टू a साइन a cos थीटा, a cos थीटा। ठीक है, और a2 साइन 5, a2 साइन 5 बराबर मान लेते हैं क्या, a साइन थीटा। ठीक है, तथा a2 साइन 5 बराबर a साइन थीटा, a साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों मान उठा के इसमें रख दो, तो अब हमको y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू यहां पे मिल जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, इंटू a कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन 5, साइन 5 की, यानी कि a2 साइन 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं a दोनों में कॉमन है, तो a को हम ले लेते हैं कॉमन, अंदर हमको क्या मिल जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा, ये इतनी चीज मिल गई अंदर। ठीक है,
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये आ गया हमारा y बराबर। ठीक है, ये हमारा आ गया y बराबर, कहाँ गया भाई, y इक्वल टू, ये हमारा एक समीकरण हमको मिल गया, जहां पे कैपिटल ये क्या है, यहां पे जो हमारा कैपिटल ये है, ये क्या है, परिणामी तीव्रता है। क्या है, परिणामी तीव्रता है। ठीक है, और ये जो थीटा है, ये थीटा जो है हमारा क्या है, कलांतर है। थीटा क्या है, कलांतर है। अब यहाँ पे इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर 1 2 3, इसको बना लो समीकरण नंबर 4। ठीक है, जहां पे ये परिणामी तीव्रता, यहां पे अगर हम देखें समीकरण नंबर किसको, 1 और 2 को वर्ग करके अगर जोड़ा जाए, ठीक है, समीकरण 2 और 3 को अगर हम वर्ग करके जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 2 व 3 है, 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो चलिए वर्ग करके जोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इधर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी साइड मिलेगा a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, ये चीज मिल गया। ठीक है, अब अगर इसको हम ओपन करें तो इधर देखिए ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो इधर हम देखें अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ मिल जाएगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ मिल गया। और बराबर के दूसरे साइड हमको क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर कर दो, थोड़ा पेन चेंज कर दें, तो इधर आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, ये चीज मिल गया, प्लस इसका स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये चीज मिला। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं a2 स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इन दोनों में से अगर हम a2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमको क्या चीज मिलेगा, बोलिए, तो ये इंप्लाइज करेगा, ये इसका मान तो 1 हो गया, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे आ गया a1 स्क्वायर। ठीक है, इसमें से अगर हम a2 स्क्वायर कॉमन ले लें प्लस a2 स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक, ये चीज प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, ये चीज मिल गया। देखिए भाई, हमने किया क्या, a1 जैसे का तैसे हमने लिख लिया, a2 देखो a2 स्क्वायर यहाँ पे भी है, a2 स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो a2 स्क्वायर को अगर हमने लिया कॉमन तो यहाँ से मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ से मिलेगा बीच में देखो प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये कॉस स्क्वायर फाई, ये साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और फिर ये चीज़ बच रहा हमारा 2a1 a2 कॉस फाई, तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, सेम चीज़। तो अब हमको यहाँ पे मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है तो चलिए ऊपर लिख देते हैं भाई। चलिए, तो अब हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस
a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, जहां पे हमारा a क्या चीज है, अभी अभी हमने बताया कि परिगामी तरंग का परिणामी तीव्रता, ये क्या चीज है हमारा, परिणामी तीव्रता है। ये हमारी क्या है, परिणामी तीव्रता। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, परिणामी तीव्रता का मान कालांतर यानी कि फाई पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर। अगर फाई का मान मैक्सिमम होगा तो तीव्रता भी हमारी मैक्सिमम होगी, और अगर फाई का मान मिनिमम होगा तो तीव्रता भी हमारी मिनिमम होगी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, कहाँ गया भाई हमारा रिमोट कंट्रोल, अच्छा यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, समीकरण 3 और 4, अब इन समीकरण को हम आपस में क्या करने वाले हैं, भाग करने वाले। समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 से कर दो भाग। तो समीकरण नंबर 4 में अगर हम समीकरण नंबर 3 से भाग करेंगे तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा tan थीटा, और ये चीज ऊपर ये चीज नीचे। ठीक है, तो यही चीज जो है अब हम करने वाले हैं। ठीक है, समीकरण 4 में 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर tan थीटा इजकल टू a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक है, जहां पे थीटा क्या चीज हमारा कालांतर है, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू हो जाएगा tan इनवर्स a2 साइन फाई। हालांकि थीटा इसका इतना काम नहीं लगता है जितना जो है इसका लगता है, a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक है, ये हो गया हमारा tan थीटा इजकल टू। अब यहां पे एक चीज हमें यह भी पता है कि किसी भी परिगामी तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, परिगामी तरंग की या परिगामी तरंगों की तीव्रताएं उनके आयामों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, जहां पे a क्या है, तरंग की आयाम है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, जहां के एक क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जहां पे के क्या चीज है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ये जो हमारा समीकरण है, ठीक है, a इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे देखें a इक्वल टू हमारा जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के a स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कोई समीकरण बना लो, समीकरण 4 बन गया था, इसको बना लो 5। ठीक है, तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 हमको क्या दिख रहा है, या इसको ऐसे कर लो, ये भी 5, तो 5 से हमको ये दिख रहा है कि a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के आई स्क्वायर। आई लिख सकते हैं। इसमें अगर के से गुणा कर दें, किससे, के से, या इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, तो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा।
ठीक है, या ए स्क्वायर इक्वल टू के आई, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम के से सब में गुणा कर दें या सीधे छोड़ दो, ठीक है, हम सीधे के से गुणा कर दे रहे हैं समीकरण में ही, कोई दिक्कत जिससे ना हो। ठीक है, समीकरण नंबर 5 से के ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, के टू के टू के ए वन ए टू कॉस 5। ठीक है, ये चीज। अब आगे यही चीज जो है, ये समीकरण को नोट करिए, यहाँ पे जगह तो है नहीं, आगे हम बात करते हैं। तो हमको मिला क्या, के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2k ए वन ए टू कॉस 5। और एक चीज अभी अभी हमने देखा कि जो i है, i इक्वल टू क्या है, के ए स्क्वायर, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, के ए वन स्क्वायर, i2 बराबर क्या हो जाएगा, के ए टू स्क्वायर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, i। ठीक है, इक्वल टू इसकी जगह i1, इसकी जगह i2 प्लस, अब इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, 2, ठीक है, इसकी जगह अंडर रूट के, ठीक है, अंडर रूट के ए वन, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, इसी तरीके से यहां पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हमको क्या मिल जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है, अंडर रूट के अंदर i1 i2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा cos 5, i1 i2 cos 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बोलो, ठीक। चलिए, अच्छा आगे देखिए। तो ये हमको मिला i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 प्लस i2 cos